नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे NCERT कक्षा 6 इतिहास विषय का अध्याय 7। अध्याय 5 में आपने जाना नए राजाओं के बारे में, उनका राज तथा एक गणराज कौन सा, मगध, और वज्जी संधि के बारे में। अध्याय 6 में हमने जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे अशोक। अध्याय 7 का शीर्षक है अशोक के बारे में। शीर्षक है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यह अध्याय का नाम है। ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अध्याय 7 में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए NCERT कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी विषयों के संपूर्ण अध्यायों के अध्ययन के लिए हमारे साथ। चलिए, अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपए। देखिए, एक फिर कहानी पढ़ेंगे इस अध्याय की। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाएं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं। देखिए, परिकल्पना कि अगर कोई समय या कोई वस्तु अगर आज ऐसी है तो वो क्यों है, जब तक आप इसकी कल्पना नहीं करेंगे तब तक आप उस वस्तु के अतीत के बारे में नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो जब रोशन को उसके दादाजी ने नोट दिया उसके बर्थडे पे, तो उसने देखा एक तरफ गांधी जी का चित्र है। तो उसने परिकल्पना गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। गांधी जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया था, इसलिए राष्ट्रपिता कहते हैं। आगे कक्षाओं में आप गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना कम है। तो उसने गांधी जी का तो परिकल्पना करें कि गांधी जी का चेहरा क्यों बना हुआ है, लेकिन छोटे छोटे शेर क्यों बने हुए हैं और कोई पशु और कोई पक्षी क्यों नहीं बना हुआ है। तो जब उसने सोचा उसे जानने की जिज्ञासा हुई। जब जानने की जिज्ञासा हुई तो वो उसके अतीत के बारे में जानने लगी, इन शेरों का अतीत क्या है। तो उसे अशोक के बारे में पता चला। पढ़िए अशोक के बारे में। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। हम जैसे हम नोट लेंगे तो आप देखेंगे शेर बना हुआ है, 3 शेर बने हुए हैं। उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। उन्हें पत्थरों से काट के बनाया गया और कहाँ स्थापित किया गया, सारनाथ में। तो ये जब आपसे कोई पूछे कि शेर स्तंभ कहाँ पे है, तो सारनाथ में विशाल स्तंभ पे, एक सारनाथ पे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे उनके राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। देखिए, जो चित्र बने थे, जो स्तंभ बना है हमारे रुपयों में, वो कहाँ पे, वो सारनाथ में विशाल स्तंभ पे, वो शेर पत्थरों से काट कर बनाए गए, वहाँ स्थापित है। लेकिन ऐसे और स्तंभ और अभिलेख अशोक ने उत्कीर्ण करवाए हैं। क्यों करवाए हैं, इससे पहले हम ये जाने, लेकिन उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहते थे, राज्य क्यों नहीं कहते थे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक विद्वान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते। चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी, अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य में विचार मिलते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, 2300 साल वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, अशोक के दादाजी, यानी कि अशोक के पिताजी के पिताजी। अशोक के पिताजी का नाम था बिंबिसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसमें सहायता की थी चाणक्य ने।
जब आप आगे पढ़ोगे कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई तो आप इसकी पूरी कहानी जानोगे। अभी यहाँ पे इतना ही दिया है तो आप इतना जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 2300 वर्ष पूर्व, जो अशोक के दादाजी थे। ये देखिए शेर वाला स्तंभ, ये शेर वाला स्तंभ, ठीक है। ये देखिए 3 शेर दिखते हैं, ये शेर वाला स्तंभ है। नीचे इसमें ऐसे स्तंभ होता है, ऐसे पूरा स्तंभ बना हुआ है। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। माफ कीजिए, बिंदुसार नहीं, बिंदुसार था, सॉरी। तो वंश क्या होता है, सबसे पहले ये तो जानिए। जब एक व्यक्ति के बाद दूसरा उसका ही पुत्र राजा बने, उसके बाद उसका पुत्र राजा बने, तो इस प्रकार जो राजवंश चलता है उसको वंश कहते हैं। जो राज शासन चलता है उसको वंशनागुत शासन कहते हैं। तो जब मौर्य वंश की बात हो रही तो मौर्य वंश में पहले राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार के बेटा अशोक। तो ये एक वंश हुआ। तो मौर्य वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। वंशवाद पे तो आजकल बहुत चर्चा होती है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काली बिंदुओं से दिखाया गया, आगे आप देखेंगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, एक नगर नहीं था, बहुत से नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। तो अशोक के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना, पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना। उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। उज्जैन और तक्षशिला, यानी उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, सोचिए कितना बड़ा है। और तक्षशिला कहाँ पे है? आपका बिहार में, जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के बीच आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार यहाँ रहते थे, ठीक है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पे लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ये अशोक के साम्राज्य की वर्णन कर रहा है कि साम्राज्य कैसा था। साम्राज्य में एक नगर नहीं, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिसमें से कुछ प्रमुख नगर थे। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, उज्जैन और तक्षशिला। तो तक्षशिला कहाँ स्थित था, प्रमुख क्यों था? क्योंकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के बीच के लिए जो आने जाने का रास्ता था वहाँ पे स्थित था, तो इसलिए वो प्रमुख नगर हो गया। दूसरी तरफ उज्जैन का था उत्तरी भारत यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने के बीच के रास्ते में स्थित था। और नगरों में शायद, परिकल्पना है ना, शायद कि व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहते थे। आज के दौर में भी वही है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों पशुपालकों गांव बसे थे। तो इससे पता चलता है कि किसानों पशुपालक कहाँ रहते थे? गाँवों में। वो नगरों में नहीं रहते थे, वो गाँवों में रहते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था। वहाँ पे फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो भिन्न भिन्न अलग इलाकों में भिन्न भिन्न भाषाएं होती थी। और अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे, यानी अलग अलग प्रकार किस्म का पोशाक भी पहनते थे। ये साम्राज्य की, अशोक के साम्राज्य की विशेषताएं थी। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? अब ये राज्य जो है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राज्यों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उनसे बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है कि राज्य और साम्राज्य कैसे भिन्न है। देखिए, भिन्न ऐसे है कि साम्राज्य बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो उसकी रक्षा के लिए, जब क्षेत्र बड़ा तो उसकी रक्षा के लिए सेना भी बहुत बड़ी चाहिए। और जो सेना बड़ी होती है तो सम्राटों को राजाओं की तुलना में अधिक संसाधन चाहिए, और अधिक संसाधन के लिए उन्हें अधिक संख्या में आय होनी चाहिए। तो अधिक आय के लिए उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करना पड़ेगा, और इसके रख रखाव के लिए उन्हें अधिक अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी।
तो इस ऐसे राज्य में परिस्थितियाँ वही होती हैं, उन्हें भी सेना चाहिए रक्षा के लिए, लेकिन उनका जो तुलना साम्राज्य से कम होती है, क्योंकि उनका जो क्षेत्रफल या जो एरिया या जो जनसंख्या है वो कम होती। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता है। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। देखिए अलग अलग ढंग से शासन किया जा रहा है, एक जैसा शासन नहीं किया जा रहा है। पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गाँव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का। देखिए यह थोड़ा सा समझिएगा इस प्रशासन के बारे में कि बहुत बड़ा एरिया था, तो सेंट्रलाइज केंद्रीकरण शासन व्यवस्था होना बहुत मुश्किल था। आज के दौर में भी केंद्रीकरण शासन होना बहुत मुश्किल, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो अलग अलग हिस्सों में क्या था कि अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पहला ढंग क्या था कि जो पाटलिपुत्र यानी जो उसकी राजधानी थी, उसके आसपास के जो इलाके थे उसमें सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। सीधा नियंत्रण का मतलब क्या था, इससे जो कर इकट्ठा करते थे उनके जो अधिकारी थे वो राजा नियुक्त करता था, राजा का सीधा नियंत्रण उन पर होता था, और जो अधिकारी राजा के आदेशों का पालन करते थे। ये पाटलिपुत्र उसके आसपास की चीज़ों की उल्लंघन करते थे, उनका अधिकारी उनको सजा भी देते। संज्ञा नहीं है, माफ़ करिए, सजा है, संज्ञा नहीं, ये सजा है। तो अब क्या है कि जब ये अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त हुए, तो अगर कोई राजा के आदेशों का उल्लंघन करेगा तो ये अधिकारी सजा देने के हकदार होते थे। तो ये सजा है। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो कि राज परिवार वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से संपूर्ण नियंत्रण करता था। ये कुछ प्रकार की शासन व्यवस्था आज की शासन व्यवस्था की तरह है। अब क्या है कि देश बहुत बड़ा है, तो हर जगह राजा तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या अपने अधिकारी एकत्रित किए, अधिकारी नियुक्त किए। अब जो इन आदेशों का इसके उल्लंघन करता था राजा के, उनको दृढ़ सजा देते थे। अब क्या है कि एक संदेश वाहक, मतलब अधिकारियों को संदेश पहुंचाना भी है ना, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे। अब ये अधिकारी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यही राजा के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिन पे जिम्मेदारी है वही वो चोरी कर रहे हैं, तो इसका कैसा नियंत्रण होगा। तो जासूस रखते थे, जासूस इन अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखते थे कि ये कैसे आदेशों का पालन कर रहे हैं। अब इन सब से ऊपर सम्राट होता था, सम्राट के नीचे उनका राज परिवार होता था, और राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था राजा। ठीक है। मौर्य सम्राट के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। देखिए शासन व्यवस्था एक हो गई कि पाटलिपुत्र के आसपास। अब पाटलिपुत्र से दूर है तक्षशिला, उज्जैन जैसी छोटी जो प्रमुख नगर हैं, उनको प्रांतीय राजधानियाँ बना देते थे, और वहाँ राजकुमारों को गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता था और उन पर नियंत्रण रखा जाता था पाटलिपुत्र से। लेकिन क्या होता था कि देखिए परंपराएं अलग होती हैं, क्योंकि स्थानीय परंपराएं अलग हैं, नियम अलग हैं। तो हो सकता है ऐसा पता चला कि इन जगहों पे स्थानीय परंपराओं नियमों को ही माना जाता है। तो दो तरीके से शासन हो गए, एक शासन जो राजा का सीधे नियंत्रण अपने अधिकारियों के द्वारा, और दूसरा कि छोटी छोटी प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण किया। उन प्रांतीय राजधानियों पर नियंत्रण पाटलिपुत्र यानी जो मुख्य राजधानी थी उससे किया जाता था। तो ये साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था थी। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अब क्या होता था, बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण करना मुश्किल था। तो मौर्य शासक ने क्या किया, जो प्रादेशिक केंद्र थे, जो विस्तृत प्रादेशिक केंद्र, मान उज्जैन और आपके तक्षशिला के बीच में जो क्षेत्र है, तो वो पूरे क्षेत्र पे ना नियंत्रण करके मौर्य शासक क्या करते थे कि जो आवागमन के मार्ग थे,
या जो नदियाँ थी जिससे जल यातायात होता था उस पर नियंत्रण करते थे। तो क्या होता था, कोई भी आएगा या आवागमन होगा तो मार्ग के द्वारा ही होगा ना। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। तो क्या है, जब कोई मार्ग से आ रहा है तो उससे कर लेना, आज भी अगर हमें टोल टैक्स देना तो मार्ग से निकलने वाले पे ज़्यादा अच्छे से टोल टैक्स दे पाएगा ना। तो मार्गों पे नियंत्रण होता था, मार्गों पे या नदियों पे जिससे जल यातायात होता था, वहाँ से संसाधन के रूप में जो भी कर और भेंट मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। अब उदाहरण के लिए देखिए अर्थशास्त्र में क्या लिखा है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा कि उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये आज भी उत्तर पश्चिम में कम्बल अच्छे मिलते हैं और दक्षिण भारत में सोने की खाने कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव के संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे और अंत में जंगल वाले इलाके आते जहाँ रहने वाले काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्हें उम्मीद की जाती थी कि मौर्य पदाधिकारी को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला के दे। ठीक है, चौथा क्या हुआ, पहला क्या हुआ, पाटलिपुत्र का आसपास का क्षेत्र। फिर क्या हुआ, प्रांतीय राजधानियाँ, तक्षशिला और जैसे। फिर प्रादेशिक केंद्रों के बीच का क्षेत्र हुआ। फिर क्या है, जो प्रादेशिक केंद्रों के जो बीच के जो मार्गों में जो भी संसाधन इकट्ठा किया था उनके नजराना कहते थे, उन्हें नजराना कहते थे। फिर आता है एक इलाका जंगल वाला। ये जंगल भी बहुत थे ना, आपने आगे पीछे पढ़ा ना कि जंगल भी बहुत थे मध्य भारत में। तो ये जंगल में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत हद तक स्वतंत्र थे, उनमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन उनसे उम्मीद की जाती थी जंगल में रहने वाले लोगों से कि वो जो मौर्य पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनको हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी जो जंगल से मिलने वाली चीज़ें हैं वो लाके उन्हें दे। अब देखिए नजराना के बारे में। नजराना क्या है, यहाँ पे आपने जाना कि संभवतः संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते। नजराना क्या है, जहाँ पर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे स्वेच्छा से इसे देते थे। लेकिन नजराना और कर में अंतर था। नजराना में क्या है, कर में क्या है कि आपको नियमित रूप से देना है, कर आपको नियमित रूप से देना है। जैसे आप इनकम टैक्स देते हैं तो आपको हर साल देना है। लेकिन नजराना क्या है, नजराना नियमित रूप से नहीं होता। ये क्या है, मार्गों, नदियों पे अगर कोई आवागमन हो रहा है और स्वेच्छा से कोई देना चाह रहा है तो वो दे सकता है, ये कर नहीं है। कर तो उसको मान लीजिए एक जगह से चला दूसरी जगह जाके वो अपना वस्तु बेचता है, तो वस्तु जहाँ बेच रहा वहाँ तो उसको कर देना है। लेकिन इस आवागमन में उसको नजराना अगर वो देना चाहे तो दे सकता है, ये कोई नियमित नहीं है। तो और ये अक्सर कर क्या है कि आहत सिक्कों के रूप में भी दे सकते थे, लेकिन नजराना अक्सर उन पदार्थों के रूप में जो पदार्थ वो लोग कैरी कर रहे होते, ले जा रहे होते, उनके रूप में दिया जाता है। तो ये और स्वेच्छा से देते। तो नजराना और कर में यही अंतर है कि कर जो है वो अनिवार्य है और नियमित है, जबकि नजराना स्वैच्छिक है और अनियमित है। तो पढ़िए एक बार, जहाँ पे कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से ले जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, राजधानी में सम्राट, इसको पढ़िए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो भी कुछ देखा उसका विवरण दिया। उसका एक अंश देखिए क्या है कि सम्राट कैसे जनता के सामने जाता है। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकनी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। ये थोड़ा सा बताता है कि राजा का कितना डर था। वो क्या होता था कि जब सम्राट शोभा यात्रा के रूप में निकलता था, ऐसे नहीं निकलता था नॉर्मल, वो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था।
सोने की पालकी में चलता था और अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत सजे हुए हाथियों पर रहते थे और कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेके चलते थे। उस पेड़ों में क्या रहता था? प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ टक्कर लगाता रहता था। और राजा समानता हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे थे कहीं उनकी कोई हत्या करने की कोशिश न करे। खाना भी पहले एक खास नौकर खाता था, फिर वो खाते थे और 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे कि किसी को ये न पता चले कि कहाँ राजा कहाँ सोया हुआ है, रात में हमला करके उनकी हत्या कर दे। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में मेगस्थनी ने आधुनिक पटना के बारे में क्या लिखा सुनिए। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है, एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ यानी लकड़ी से बना हुआ है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को क्यों चखते हैं? ये प्रश्न है, प्रश्न दिया है, आपको भी पता है कि खास क्यों चखते हैं। तो पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनी ने क्या कहा कि एक खूबसूरत शहर है। और कैसा शहर है? जो चारों तरफ प्राचीर यानी दीवार से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज यानी खिड़की और 64 द्वार हैं। और शहर के अंदर जो 2 या 3 मंजिल वाले घर हैं वो लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल जो है लकड़ियों से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों चिड़ियों से बने बसेरों से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्र के बारे में मेगस्थनी ने बताया। अब देखिए अशोक जो अध्याय का शीर्षक है उसके बारे में। अशोक को एक अनोखा सम्राट क्यों कहते हैं? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्यों? क्योंकि अभिलेख, आपको पता है कि इतिहास के हमारे कुछ ही सोच रहे हैं, उसमें अभिलेख एक मुख्य है। तो अभिलेख में जनता तक अपने संदेश पहुंचाए। अभिलेख के पत्थरों में या कठोर धातुओं में उकेरित कर वहाँ पे लगवाया था कि जनता उनको पढ़ सके और उनके संदेश जनता तक पहुँच सके। ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में या ब्राह्मी लिपि में। अशोक का कलिंग युद्ध। अब कलिंग युद्ध देखिए, कलिंग कहाँ है? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई या घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय किया वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब शीर्षक पे जाइए कि अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों? क्योंकि वो उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। उड़ीसा राज का प्राचीन नाम है कलिंग। तो अशोक ने उसे जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, बहुत खून खराबा हुआ, जीत गया। लेकिन अंत में उसने जब युद्ध में खून खराबा देखा तो उसे युद्ध से घृणा हो गई और उसने निर्णय लिया कि कभी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, उसने धर्म किया। धर्म क्या है? अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धर्म और धम्म में अंतर है। क्या अंतर है? कि धर्म में किसी न किसी इष्ट देव की पूजा की आवश्यकता होती है, पर धम्म में नहीं। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। तो अगर ये प्रश्न आए कि अशोक किनके उपदेशों से प्रेरित थे, बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। और अशोक का धर्म और धर्म में अंतर यही है कि धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। उनका मानना था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे कर्मों की, अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे एक राजा होने के नाते उनका भी ये कर्तव्य कि अपनी प्रजा को ऐसे उपदेश या ऐसे निर्देश दे। ये देखिए उत्कर्ष पालिश वाले पत्थर की मूर्ति अभी कहाँ मिली है? आपकी किताब में देख लीजिए। ये बिहार के रामपुर में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। मूर्तिकला का एक नमूना है। बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। कहाँ मिला है? बिहार का। अभी कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में।
ठीक है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। ये किसके बारे में? अशोक के बारे में बात हो रहा है, भूलना चाहिएगा। अशोक के धम्म के बारे में बात हो रहा है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। अशोक के धम्म के बारे में देखिए, पढ़िए पूरा वही। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते हैं। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो अशोक का धर्म क्या था कि वो अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता था। लेकिन अशोक ने अपने राज्य में देखा कि बहुत सी समस्याएं। क्या क्या समस्याएं? कि यहाँ अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिससे कई बार टकराव हो जाता है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। परिवार और पड़ोसियों में झगड़े होते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये जो इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाके अशोक के धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर गुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता था कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। तो इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों मतलब उसने अभिलेख बनाए ना, शिलाओं या स्तंभों में अपने जो भी उपदेश थे उनको खुदवा दिए, मतलब अंकित करवा दिए, उत्कीर्ण करवा दिए। और अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि उन लोगों को ये पढ़ के सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए और विशाल विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अशोक ने धर्म के विचार के प्रसार के लिए बहुत काम किया। ठीक है, ये देखिए ब्राह्मी लिपि क्या है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। आप आज अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये देखिए ब्राह्मी लिपि में आ कैसे लिखते हैं। एक मिनट, ये ब्राह्मी लिपि में ये आ लिखा, और ये देवनागरी लिपि में आ है, बांग्ला में आ है, मलयालम में। तो ब्राह्मी लिपि से अलग अलग भाषाओं को ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख। अब जिस युद्ध ने अशोक को परिवर्तित किया उसके बारे में अशोक ने एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया। उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं सुनिएगा। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अशोक स्वयं अपने युद्ध का वर्णन कर रहा है, इसीलिए केवल पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? कलियुग इतना बड़ा था समय, उस कलियुग की विविधता देखिए। 1.5 लाख लोग बंदी हो गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए, उससे अपार दुख। अब अशोक स्वयं से प्रश्न कर रहा है क्यों? उसका उत्तर देखिए। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। क्यों पश्चाताप हो रहा है? क्योंकि इसमें ब्राह्मण तो मारा ही जाएगा, श्रमण भी मतलब श्रमिक भी मारा जाएगा, और वो भी मार दिए जाएंगे जो अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, या तो वो भी युद्ध में मार दिए जाते हैं या अपने प्रियजन को खो देते हैं। इसलिए अशोक को ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है।
मैंने यह अभिलेख भविष्य के एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और मेरे पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म सब संस्कृत सब धर्म का प्राकृत रूप है। तो अशोक ने जब अभिलेख किया तो उसमें ये किस लिए लिखाया? क्योंकि वो चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, बल्कि धर्म को बढ़ाएं, धर्म की शिक्षाओं को बढ़ाएं, दिल जीत। क्योंकि अशोक का मानना था कि धर्म के माध्यम के लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से अच्छा है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अब अशोक ने अपनी प्रजा के लिए क्या संदेश दिए? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वो तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। अशोक अपने प्रजा को संदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? कि आप विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। कब? जब आप बीमार हो जाते हैं या अपने बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, जब आप यात्रा शुरू करते हैं। तो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो अशोक का कहना था कि आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं, ये किसी काम के नहीं है। इससे अच्छा आप अपनी दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होंगी। वो रीतियाँ क्या हैं? देखिए, रीतियाँ हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये अलग रीतियाँ, अनुष्ठान करने में नहीं। उसकी रीतियाँ क्या हैं जो चाहता था अशोक कि लोग माने? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करें, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। ये अगर एक बात अगर आज के ज़माने में लोग सीख जाएं तो देश शायद इतना कट्टरता की तरफ ना बढ़े। आप अपने धर्म की प्रशंसा करें लेकिन कट्टरता ना करें। दूसरे के धर्म की निंदा करना तो सबसे गलत बात है। आप अपने धर्म की प्रशंसा तो कर सकते हैं, पर दूसरे धर्म की निंदा करना नहीं चाहिए। लेकिन अशोक के अनुसार अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरे धर्म की निंदा दोनों ही गलत बात है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पढ़िएगा, कुछ लोगों को ये बात बहुत ख़राब लगेगी। अशोक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई कर रहा हो, दूसरे धर्म की बुराई कर रहा है, तो वो अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। बहुत सिंपल सी लाइन है लेकिन बहुत गहरा अर्थ है। आप अपनी धर्म की बड़ाई करने में दूसरे की धर्म की बुराई कर रहे हो, इससे आप अपने धर्म का लाभ नहीं कर रहे हो, बल्कि ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हो। आप दूसरे धर्म का आदर करो, उनके जो प्रमुख विश्वास हैं उनको समझो कि वो क्यों, आप उनका आदर करो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश। आज भी हम एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये लाइन आज भी तार्किक है। जो अशोक के धर्मादेश जो आपने अभी पढ़े, अगर वो आज के भारत में भी लागू हो जाए तो एक अच्छा और श्रेष्ठ भारत बन सकता है। हम देखिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या लिखा कि उनके धर्मादेश यानी अशोक के धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। अभी इस बात में आपको सोचना पड़ेगा कि आज भी प्रासंगिक क्या है। बहुत सी बातें प्रासंगिक हैं, जैसे ये देश में फैली कट्टरता, ये सबसे प्रासंगिक बात है। ये सारी बातें, ये रीतियाँ क्या आज की डेट में प्रासंगिक नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है,
देखिए चैप्टर अब ख़त्म होने आया है, तो थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात की इसके बाद क्या हुआ। आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और 100 के बाद मौर्य साम्राज्य जब पतन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई नए राजाओं का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नाम का मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजय नहीं मिली। शकों के बाद कृषाणों लगभग 2000 वर्ष का पहले शासन स्थापित हुआ। ये बता रहा है, ये पढ़िए, बहुत अच्छी बात है कि बता रहा है कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद क्या हुआ। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद क्या हुआ, पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंदवन राजाओं का शासन रहा। उनके बाद पश्चिमोत्तर तो उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नाम के मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ था। इनमें से कुछ राज लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। ठीक है, शक शासकों के बाद कृषाणों लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत में शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वकाटक नाम का वंश का शासन स्थापित हुआ। ये पढ़ लीजिएगा, स्लाइड ले लीजिएगा। स्लाइड के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल, उसके जुड़िए। दक्षिण भारत में 2200 से 800 वर्ष पूर्व चोलो, चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 500 वर्ष पहले पल्लुओं और चालुक्यों ने 2 बड़े राज्य की स्थापना की। देखिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, आगे की कक्षाओं में आपको इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ये तो ऐसे छोटी सी ग्लिज्म टाइप की दे रहे हैं, कैसे क्या हुआ मौर्य वंश के बाद। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हम उनके सिक्कों, पांडुलिपि तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सबों के साथ साथ एक ऐसे परिवर्तन भी होते जिसमें समान स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, शक सिक्का, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों और इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई थी, साथ ही वैज्ञानिक खोजें हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। देखिए क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि राजवंश ही बदले, बहुत से ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें समान स्त्री पुरुषों का योगदान था। उसमें क्या क्या था भाई, कृषि समान लोग करते थे, नए शहरों का विकास, उद्योग या व्यापार में प्रगति, उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीनी रास्तों की खोज, ये सब क्या आम स्त्री पुरुषों की वजह से हुआ। ठीक है, मंदिरों, स्तूपों और इमारतों का निर्माण, किताबें लिखी गई, ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। एक तरफ राजवंश बदल रहा था, साथ साथ चीज़ें भी बदल रही थी जो समान स्त्री पुरुषों की वजह से हो रही थी। ये देखिए शक सिक्का, हिंद अवन सिक्का, सातवाहन सिक्का, कुषाण सिक्का, ये चित्र हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को फिर से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए तथा पीपीटीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया ज्वाइन करिए। और डेली करंट अफेयर के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तथा बने रहिए हमारे साथ एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के संपूर्ण विषयों के अध्ययन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।